मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ सीयूईटी। ओके, केमिस्ट्री का पीवाईक्यू चल रहा है और केमिस्ट्री के पीवाईक्यू में 25 क्वेश्चंस ऑलरेडी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। नाउ वी हैव टू सॉल्व नेक्स्ट 25 क्वेश्चन, दैट इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 26। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन। ओके, दिख रहा होगा नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। प्यारे बच्चों, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। तो क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p3। ओके, अब आइए इसमें p क्या है हमारा, p तो सर सब सेल है, p क्या है, सब सेल। और p में 3 क्या होते हैं, p में 3 क्या होते हैं बच्चे, ऑर्बिटल्स होते हैं। क्या बोलते हैं, इस तरह से आपने देखा होगा, बनाते हैं हम लोग, बनाते हैं ना इस तरह से। तो ये हो गए p के 3 ऑर्बिटल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं ऑर्बिटल्स। किसके ऑर्बिटल्स, ऑफ p सब सेल। तो क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं px, इसको क्या बोलते हैं py, इसको क्या बोलते हैं pz बोलते हैं। बताइए सब में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तभी तो 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ये हमने 1 इलेक्ट्रॉन याद रख दिया यहाँ पर। तो बता दो ना अब सही ऑप्शन क्या बनेगा। क्या इसको मैं लिख सकता हूँ 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। आ गया ना, कहीं है ऑप्शन मिला आपको, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एसिडिक। अब मोर एसिडिक का कंसेप्ट क्या है, जिसके ऊपर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज वो मोर एसिडिक। मतलब क्या बताया था मैंने आपको, मोर द पॉजिटिव चार्ज, क्या बताया था बोलो, मोर द पॉजिटिव चार्ज। अगर चार्ज उसकी ज़्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी प्यारे बच्चों, ज़्यादा होगी। तो पता कर लो यहाँ पर, बताइए यहाँ पर सबसे पहले कि AS2O3 में AS के ऊपर कितना चार्ज होगा, यहाँ पर होगा +3, यहाँ पर होगा +5, क्लियर है, यहाँ पर होगा +3, यहाँ पर होगा +3, ऐसे भी निकाल सकते। या फॉस्फोरस का है, नीचे जाने पर क्या होता है आपका मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, ऊपर जाने पर नॉन मेटालिक कैरेक्टर। एसिडिक पूछ रहा है तो ऊपर वाले एलिमेंट्स एसिडिक होंगे। अरे जब ऐसे जाते हो तो आपको पता है ना, नीचे क्या मिलता है हमें, मेटल मिलता है, ऊपर क्या मिलता है, नॉन मेटल मिलता है, अब बीच में क्या मिलता है, मेटेलॉइड्स मिलता है। नहीं पढ़ा है 12th में, ये सब पढ़ा रखे। तो ऊपर वाला जो एलिमेंट होगा वो क्या शो करेगा, वो नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनाएंगे। और नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। तो ऊपर में कौन आता है बताओ, नाइट्रोजन फॉस्फोरस। नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, तो नेपाल तो है नहीं, नाइट्रोजन तो है नहीं, तो फॉस्फोरस ही आएगा ना, फॉस्फोरस ही आएगा ना। देखो ना यहाँ से, और ऐसे भी चेक करोगे तो इसके ऊपर +5 चार्ज है, चार्ज ज़्यादा है, तो ऐसे भी ये क्या बन गया हमारा, ज़्यादा एसिडिक होगा। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी। क्लियर है, ओके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। 28 क्या कहता है, विच वन हैव हाइड्राइड ऑफ एलिमेंट हैज लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट। किसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगी। तो देखो इसमें क्या आता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें क्या आता है, अरे NH3 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बनता है ना हाइड्रोजन बॉन्ड। आपको पता है ना, हाइड्रोजन अगर किसके साथ जुड़ जाए, फोन के साथ जुड़ जाए तो वो क्या कहलाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगी। ओके, यहाँ पर इस बात को देखें, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज हो जाएगा। अब मॉलिक्यूलर वेट जिसकी मास बड़ी होगी, अरे उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो इस दोनों की मास तो बड़ी, ये क्या हमारा एंटीमनी, ये आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब सबसे नीचे है, तो मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है इसकी, तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। ये जो Fe3 है इसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी। क्यों, नाइट्रोजन का भी मास कम है, बात सही है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है जिसकी वजह से इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो सही ऑप्शन कौन होगा यहाँ पर, पी हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 29 पर। 29 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन इज सॉल्ट एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का एनहाइड्राइड क्या, बताइए नाइट्रिक एसिड क्या होता है, HNO3 होता है। इसका क्या कर दो आप, डायमर बना दो। क्या बना देते हैं इसका हम, डायमर। ये गेम करे थे पी ब्लॉक में, बहुत बार करते थे हम लोग। क्या बना लेगा बताओ, H2N2O4। क्लियर है, और यहाँ से आप क्या निकाल दो, वाटर निकाल दो। कितना वाटर जाएगा बताओ,
एक ही दो ही हाइड्रोजन है तो एक ही वाटर जाएगा ना, H2O चला जाए। बताओ क्या बच गया उसमें, H2 खत्म हो गया, गायब, एक ऑक्सीजन भी चला गया, एक ऑक्सीजन भी चला गया। HNO3 होता है ना, नाइट्रिक एसिड, सॉरी यहाँ क्या होता है बच्चे, एक सेकेंड प्यारे बच्चों, HNO3 होता है। तो ये कितना हो जाएगा जल्दी बताएं, यहाँ हो जाएगा H2N2O6 हो जाएगा। यहाँ से दो हाइड्रोजन चला गया, आप बताओ ना जल्दी से, दो हाइड्रोजन चला गया, एक ऑक्सीजन चला गया, तो क्या बच गया N2O5, दैट इज कॉल्ड N2O5। कितने, ये वाला देखो, ऐसे तो निकालते थे P2O5, याद करो, P2O3 निकालते थे ना P4O10 से, क्लियर है, इस तरह से निकालते थे फॉस्फोरिक एसिड का। पूछा जाता था फॉस्फोरिक एसिड का एनहाइड्राइड फॉर्म क्या होगा, फॉस्फोरस एसिड का एनहाइड्राइड फॉर्म क्या होगा, सुन रहे हो हमारी बात ध्यान से, तो वैसा ही क्वेश्चन है ये वाला। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 पर। 30 क्या कहता है, विच हाइड्राइड इज मोस्ट थर्मल स्टेबल, सबसे ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी किसकी होगी। तो थर्मल स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, जिसकी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होगी, जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो बता दीजिए यहाँ पर नेपाल, यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड सब यही है ना, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बिहारी, सब ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं। बता दीजिए ग्रुप 15 एलिमेंट्स में क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ कहाँ पर ज़्यादा बनेगा, जहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी उसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अरे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर NH3 में बताया था हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनता है और छोटे छोटे एटम्स हैं, नाइट्रोजन भी छोटा है, हाइड्रोजन भी छोटा है, विथ रेस्पेक्ट टू फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी की बात करें तो नाइट्रोजन छोटा है, हाइड्रोजन तो सब में है, तो छोटे छोटे के बीच में पैकिंग, अरे पैकिंग, क्लोज्ड पैकिंग ज़्यादा होगी, अच्छा ज़्यादा होगी, प्लस क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड भी तो बनाएंगे ना, क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेंगे, क्या बनेंगे ना, NH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी बन रहा है, क्लोज्ड पैकिंग है, तो थर्मल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। क्लियर है, चलिए चलते हम लोग 31 नंबर के क्वेश्चन में। 31 क्या कहता है, अमोनियम, अरे ये तो हमने आपको पढ़ा रखा है, अमोनियम डाइक्रोमेट, क्या फॉर्मूला होगा अमोनियम डाइक्रोमेट का, NH3, अमोनियम है ना, सॉरी NH4 हो जाएगा, अमोनियम NH4 होल 2 डाइक्रोमेट Cr2O7, अरे जैसे पोटासियम डाइक्रोमेट उसी तरह से अमोनियम डाइक्रोमेट, अरे समझ में आ रही है, तो ये अमोनियम डाइक्रोमेट है। इसको जब आप हीट करोगे, इसको क्या करेंगे हम, हीट करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या बनता है, इसको बनाने का सबसे अच्छा मेथड देखो, नाइट्रोजन कितना है, ये नाइट्रोजन 2 है, तो सीधा N2 निकाल दो, सीधा N2 निकाल दो, पता चला आपको, ये 2 यहाँ से क्या, 2 नाइट्रोजन यहाँ से निकल गया। अब बता दो, अब ये जो क्रोमियम है ना, एक बात और याद रखिए, ये जो क्रोमियम है अपने +3 में ज़्यादा स्टेबल होता है, तो क्या निकलेगा, Cr2O3 निकलेगा, क्रोमियम का ऑक्साइड बना लेगा। उसके बाद क्या बच गया, उसके बाद सोचो, उसके बाद जो बच गया लिख दो, बताओ, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 चला गया, तो ऑक्सीजन कितना बचे यहाँ पर, जल्दी बचाओ ना, ऑक्सीजन 4 बचे, और हाइड्रोजन कितना बचे, हाइड्रोजन तो 8 ही है, तो क्या यहाँ पर 4H2O निकल जाएगा क्या, यस सर। तो क्या बन गया बताओ, एक तो नाइट्रोजन बना, नाइट्रोजन कहाँ, एक यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा इसका, और क्रोमियम ऑक्साइड ये बन जाएगा। क्रोमिक एसिड नहीं बनेगा, यहाँ पर भी नाइट्रोजन है लेकिन क्रोमिक एसिड है, ये नहीं बनेगा, क्रोमियम ऑक्साइड बनेंगे Cr2O3 और क्या बनेंगे, नाइट्रोजन बनेंगे, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये हमने आपको पढ़ा रखा है नाइट्रोजन के प्रिपरेशन में, वीडियो लेक्चर भी सेंड किया था हमने आपको ग्रुप 15 के, तो नाइट्रोजन का प्रिपरेशन लैब मेथड में ऐसे ही करते हैं हम लोग। क्लियर है, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। क्या कहता है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर। अरे बच्चे एसिडिक नेचर के लिए क्या पता करना होता है, चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज, जिसकी ज़्यादा होगी एसिडिक स्ट्रेंथ, बार बार बताऊं क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी उतनी ज़्यादा होगी। तो बता दो, यहाँ से देखो, यहाँ पर कितना है, नाइट्रोजन के ऊपर +1, नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन का चार्ज पता करो, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का नहीं। यहाँ पर नाइट्रोजन पे कितना चार्ज है, +2, यहाँ पर +3, यहाँ पर +4, यहाँ पर +5। अरे सर एकदम कम कम कम, यही ऑर्डर हो जाएगा इसका, इसका चार्ज कम है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, सीक्वेंस बिल्कुल सही है, तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर हो गया, बाकी आप चेक कर लीजिए। क्लियर हो गया, चार्ज ज़्यादा तो ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, चार्ज सबसे कम तो कम एसिडिक स्ट्रेंथ। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, POP ब्रिज बॉन्ड स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड। यार फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड बनाने आता है, क्या बनाते हैं हम लोग, एंड फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड में के रेस्पेक्ट में क्या होगा, तो फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड क्या बनाएंगे हम, बताइए,
पी कैसे बनाते थे, ये 12th का क्वेश्चन है ये, बताओ जल्दी से। यहाँ पर पी रख देते थे, मैं बना के दिखाता हूँ। यहाँ पर पी, यहाँ पर पी, यहाँ पर पी, क्या करते थे, सबके बीच में एक एक ऑक्सीजन रख देते थे, रख दिया, सबको जोड़ देते थे। बहुत अच्छे, तो ये जोड़ दिया हमने, कोई दिक्कत है यहाँ तक, जोड़ दिया। उसके बाद क्या करते बताइए, उसके बाद क्या करते थे, यहाँ से एक ऑक्सीजन इसका ब्रीज करते थे इस तरह से, और यहाँ से भी एक ऑक्सीजन इस तरह से ब्रीज करते थे। ये क्या बन गया, ये बन गया P4O6, P4O6 बन गया। क्लियर है। तो यहाँ पर कितने, ये हो गया P4O6, अरे P 4 कार्बन फॉस्फोरस है और ऑक्सीजन कितने हैं, 6 है ना, तो P4O6 बन गया। क्लियर है। दूसरा हम क्या बना लेते हैं यहाँ पर, अब आ जाओ इसका P4O6 का, ये बना लिया हमने। बात कर लेते हैं P4O10। तो P4O10 कैसे बनाते थे, ये क्या बनता था, ये डायमर था हमारा, ये क्या था, डायमर होता था। किसका डायमर होता था याद है आपको, P2O3 का डायमर होता था, जब इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते। तो ये डायमर होता था P4O6, और ये P4O6 का क्या है, स्ट्रक्चर है। तो कितने P4, यही है हमारा P2O3 फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड, अरे यही है P2O3, नहीं पता चला, नहीं पता चला, P2O3 यही है, P2O3 का कितने बॉन्ड, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे बताओ, एक ये पी, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ, 4 4 2 6, 6 हो जाएंगे। और अगर आप P4O10 बनाएंगे, P4O10, तो P4O बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, P2O5 लिखना पड़ेगा। तो P4O10 का स्ट्रक्चर तो आता है ना हमें बनाने के लिए, क्या करते थे, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, अरे यहाँ पर डबल बॉन्ड, बन गया ना P4O10। तो फिर भी तो वही हुआ ना, PO बॉन्ड कितने बने, 6 ही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। बता चुके हैं 12th में, आपको ऑलरेडी पता है ये सारी बातें, ठीक है, ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे इसके ऊपर हम। चलिए आ जाता है क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कहता है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ग्रुप 15 एलिमेंट्स के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या। बच्चे जब आप डाउन द ग्रुप जाते हैं, जब आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो यहाँ पर +5 यहाँ पर +3 हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो जाते हैं ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप डिक्रीजेज और +3 इंक्रीजेज। +3 की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और +5 की वैल्यू डिक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस। समझ में आ गया, ये डिक्रीज करता है, ठीक है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। और हमने आपको पढ़ा रखा है इनर्ट पेयर इफेक्ट 3 ग्रुप में अप्लाई होते हैं, ग्रुप 13, ग्रुप 14 और ग्रुप 15। इसके बाद ग्रुप 16, 17, 18 में इनर्ट पेयर इफेक्ट की कोई गुंजाइश नहीं होती है। ये सब ऑलरेडी हम बहुत बातें करें 12th क्लास में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। विच इज ट्रू विथ रिगार्ड ऑफ pH3। अब ये तो जीके जीएस वाला क्वेश्चन है, वो क्या होता है, फिशी स्मेल होता है, फिश का जो स्मेल होता है ना वैसा ही होता है pH3 का स्मेल, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 36 की बात कर लेते हैं। विच इज रिप्रेजेंट कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में क्या होता है बताओ, कार्बोनेट और ब्रेक करके क्या बना लेता है, उसका ऑक्साइड और CO2 गैस रिलीज करता है। तो चेक कर लो उसी तरह से, कार्बोनेट और क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। कितने बच्चों को समझ में आ रहा है, यही तो है कार्बोनेट और, यही तो है कार्बोनेट और। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, विच वन इज नॉट अ कार्बोनेट और, कौन कार्बोनेट और नहीं है। जैसे मेलाचाइट, मेलाचाइट में क्या होता है इसका फॉर्मूला, देखो इसका फॉर्मूला होता है CuCO3.CuOH2, ये होता है मेलाचाइट, ये होता है मेलाचाइट। तो कार्बोनेट और है ना कार्बोनेट, तो ये तो होगा ही। दूसरा होता है केलामाइन, क्या होता है बच्चे, केलामाइन, इसको बोलते हैं हम जिंक कार्बोनेट, ZnCO3 को बोलते हैं केलामाइन। ओके, याद है ना सबका फॉर्मूला। तीसरा होता है हमारे पास, चलो तीसरा होता है कौन सा बताओ, सिडेराइट। सिडेराइट क्या होता है, FeCO3, ये भी कार्बोनेट और है। ये तीनों कार्बोनेट और है। अरे सर तो बॉक्साइट कार्बोनेट और नहीं है ना, पता है ना आपको, Al2O3.XH2 या 2H2O, तो यही तो है बॉक्साइट, यहाँ कार्बोनेट है क्या। अरे सिंपल सा मार के आ जाना है बस। क्लियर हो गया। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की बात कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 38 की बात कर, बॉक्साइट ओर की कंसंट्रेशन कैसे करते थे? याद है आपको, लिचिंग प्रोसेस से करते थे। लिचिंग प्रोसेस पता है ना, बॉक्साइट ओर के लिए होता है। लिचिंग रिएजेंट यूज करते हैं यहाँ पर, और उसका क्या नाम है, NaOH का यूज करते थे, जो क्या करता था, और को सोल्युबल बना देता है लिचिंग प्रोसेस में। पढ़ा रखे हम आपको। तो लिचिंग प्रोसेस में क्या करते हैं, बेयर्स प्रोसेस यूज करते हैं, जहां पर बेयर रिएजेंट यूज करते हैं। NaOH पूरा अच्छे से याद होनी चाहिए, और ये बॉक्साइट ओर के लिए लिचिंग। क्लियर हो गया? चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, सिल्वर कंटेनिंग लेड एज एन इम्प्योरिटी इज रिमूव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। किसके थ्रू करते वो, कुपलेशन के थ्रू। किसके थ्रू, कुपलेशन के थ्रू। कुपलेशन क्या होता है, मैं यहां पर डिफाइन कर देता हूं। इट इज द रिफाइनिंग प्रोसेस, इट इज द रिफाइनिंग प्रोसेस, इट इज द रिफाइनिंग प्रोसेस वेयर और क्या बोल सकते हैं उसको हम, एलवाई, जिसमें क्या होता है, ऑफ मेटल्स आर हीटेड। उसको हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं। आर हीटेड एट वेरी हाई टेम्परेचर, एट वेरी हाई टेम्परेचर, एट वेरी हाई टेम्परेचर टू सेपरेट नोबल मेटल्स मतलब नॉन रिएक्टिव मेटल्स को सेपरेट करने के लिए हम कुपलेशन मेथड करते हैं, जो रिफाइनिंग मेथड है। और कौन सा नोबल मेथड होता है, अरे बताओ नोबल मेथड कौन सा होता है? नोबल मेथड में क्या ले लेते हैं हम लोग, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब मारा हो जाता है। नोबल मेटल जो रिएक्शंस नहीं करते, तो क्या दिया, सिल्वर नहीं दिया हुआ है, देखो ना, सिल्वर। तो सिल्वर को रिमूव करने के लिए कौन सा करते हैं हम, कुपलेशन मेथड करते हैं। कुपलेशन क्या होता है, रिफाइनिंग मेथड है, एलवाई, या जिसमें वो पाया जाता है सिल्वर गोल्ड, उसको बड़ी हाई टेम्परेचर पे मेल्ट करते हैं, तो सिल्वर वहां से अलग हो जाता है। क्लियर हो गया? चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, देखिए, एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, जिंक आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। एल्युमिनियम, शुरू में क्या देखो तो, एल्युमिनियम किससे निकालते, बताओ ना जल्दी से, बॉक्साइट से। एल्युमिनियम किससे निकालते, बॉक्साइट। देखो शुरू में बॉक्साइट कहाँ है, एक यहाँ पर है, और कहीं है क्या, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं। अरे तो मिल गया ना, ए ऑप्शन लगा के निकल लेंगे बस। आयरन को किससे निकालते हैं, मैग्नेटाइट से। कॉपर को मेलाचाइट से। कॉपर का भी मेलाचाइट फॉर्मूला लिखा था मैंने आपको, CuCO3.CuH2 बताया था ना अभी। जिंक का कैलामाइन से, ZnCO3 से। पता चल गया क्या, सब कुछ बता रखे ऊपर में। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, इन हॉल ऑफ हेरोल्ड्स मेथड, जो एल्युमिनियम का क्या करते हैं हम, रिफाइनिंग करते हैं, वो वहां पर कैथोड किसका बनाते हैं, अरे सर कार्बन का बनाते हैं। कार्बन की लाइनिंग होती थी, याद रखना, हॉल हेरोल्ड्स मेथड में कार्बन की यहाँ पर लाइनिंग बना हुआ, देखना मेरा, अगर मेरा नोट्स आपके पास होगा तो कार्बन की लाइनिंग करते हैं वहाँ पर, प्लेटिनम का यूज नहीं करते। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कार्बन की लाइनिंग हम वहाँ पर बनाते हैं एज ए कैथोड, कार्बन का बनाते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42, तो सभी बच्चे ध्यान देखिए। 42 क्या कहता है, मैंगेलियम इज एन एलॉय। मैग्नेलियम, अरे सर मैग्नीज होगा यहाँ पर ना, मैग्नेलियम कुछ मैग्नीज से मिलता जुलता है क्या? हाँ सर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर मैग्नीलियम ये 5% होता है, और एल्युमिनियम एल्युमिनियम तो मैग्नीज और एल्युमिनियम का एलॉय है। यहाँ पर एल्युमिनियम कितना होता है, 95%। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर है? मैग्नेलियम, मैग्नीज और एल्युमिनियम, मैग्नेलियम। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 43 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं, एलिंगम डायग्राम रिप्रेजेंट। अरे ये तो एकदम ओरली बताया था मैंने आपको। जो एलिंगम डायग्राम बनाते हैं वो किसके बीच में बनाते हैं प्यारे बच्चों, एलिंगम डायग्राम बनाते हैं हम डेल्टा जी नोट वर्सेस टेम्परेचर के बीच में बनाते हैं। कितना बार बता रखे हम आपको। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये गिव्स फ्री एनर्जी एंड टेम्परेचर के बीच में हम ग्राफ बनाते हैं। इस तरह से याद होगा आपको, इस तरह से ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते थे, एलिंगम डायग्राम। क्लियर है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, वेन आर्कल मेथड किसके लिए यूज करते। अब ये भी कोई बताने वाली बात है। वेन आर्कल मेथड हम टाइटेनियम के लिए यूज करते हैं, सिल्वर के लिए नहीं, जिंक के लिए नहीं, गोल्ड के लिए नहीं। किसके लिए, टाइटेनियम के लिए यूज करते थे वेन आर्कल मेथड। नोट्स में दिया है ना मैंने आपको, याद करो वेन आर्कल मेथड।
दो मेथड होते थे वहाँ पर वेन आर्कल में, एक टाइटेनियम के लिए होता था और एक दूसरा मेथड हमें याद नहीं है, दूसरे के लिए स्कैंडियम टाइटेनियम के लिए इस तरह से यूज़ करते थे हम लोग, ठीक है। तो देख लीजिएगा, तो ऑप्शन टाइटेनियम है तो यहाँ पे टाइटेनियम में टिक लगा देंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। 45 में द प्रोसेस ऑफ रेड्यूसिंग मेटल ऑक्साइड विथ कोक, जब कोक के प्रेजेंट में हम क्या करते हैं, किसी भी कार्बोनेट किसी भी मेटल ऑक्साइड की रिडक्शन करवाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई मेटल ऑक्साइड ले लिया, जैसे मेटल ऑक्साइड क्या ले लेते हैं, एक एग्जांपल दीजिए, हमने ले लिया Ag2O और इसकी रिएक्शन करवा दी कोक से, तो क्या बना लेगा Ag प्लस कार्बन मोनो, अरे सर इसको क्या बोलते थे, स्मेल्टिंग, नोट्स मिला है ना मेरा, स्मेल्टिंग बोलते थे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि मेटल ऑक्साइड को कोक के साथ रिएक्शन करके मेटल प्लस कार्बन मतलब उसके मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड स्मेल्टिंग। बहुत सारे एग्जांपल हमने यहाँ पे दे रखा है आपको। चलिए उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड सरफेस एक्सोथर्मिक, बिकॉज एक्सोथर्मिक क्यों है, क्योंकि अब देखो जो गैस वहाँ पर फ्री घूम रहा था, यहाँ पर एंट्रोपी उसकी बहुत ज़्यादा है। जब वो मेटल के सरफेस पर आ गया, कहाँ पर आ गया, ये गैस मेटल के सरफेस पे आके डिपॉजिट हो गया, तब इसकी फ्रीडमनेस घट गई, इसकी एंट्रोपी डिक्रीज हो गई। तो बताता है कि एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड एक्सोथर्मिक बिकॉज एंट्रोपी डिक्रीजेज, क्लियर हो गया। चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 पे। क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग नोट द हेट्रोजीनियस कैटालाइटिक रिएक्शन, हेट्रोजीनियस नहीं है, मतलब रिएक्टेंट्स प्लस कैटलिस्ट का जो फेज होगा, फेज मतलब स्टेट, ये सेम नहीं होगा, कोई सॉलिड होगा तो कोई लिक्विड होगा, कोई गैस। तो बता दो यहाँ पर हैबर प्रोसेस में नाइट्रोजन हाइड्रोजन तो है, लेकिन आयरन क्या है, अरे H2 प्लस N2 क्या बनाता है, NH3, और कैटलिस्ट क्या यूज करते थे, आयरन सॉलिड। तो बताओ ये दोनों गैस, ये सॉलिड, तो हाइड्रोजनियस कैटालिसिस है। उसी तरह से हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल्स, पता है ना, जैसे हम अल्कीन ले लेते हैं और यहाँ पर प्लेटिनम ले लेते हैं, तो प्लेटिनम प्लेडियम निकल ये सब क्या है, आपका मेटल है। वेस्टवाल्ड प्रोसेस में वेनेडियम पेंटॉक्साइड ले लेते हैं, क्या V2O5 मेटल का ऑक्साइड, अरे मेटल का ऑक्साइड V2O5 लेते हैं ना, वेस्टवाल्ड प्रोसेस जहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, नहीं वेस्टवाल्ड प्रोसेस नाइट्रिक एसिड बनता है हमारे वहाँ पर, सॉरी वेस्टवाल्ड प्रोसेस में क्या बनाते हैं हम लोग, नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। और नाइट्रिक एसिड के लिए कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं, आप हमें बताना, हमें याद नहीं आ रहा, सॉरी हमने गलत बता दिया, आप हमें बताना, ठीक है। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, कंबस्शन ऑफ कोल, और जलाओ तो कुछ दिक्कत नहीं है, कोई कार्बन भी यही है, ऑक्सीजन सब क्या है हमारा, ये हेट्रोलाइटिक रिएक्शंस नहीं होते, तो कौन हो जाएगा हमारा, कंबस्शन ऑफ कोल हो जाएगा। क्लियर है कि कोई डाउट है, बताओ जल्दी से, चलें आगे। चलते प्यारे बच्चों, अब एक दो क्वेश्चन और बच गया, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड ऑन द सॉलिड सरफेस, क्या होगा यहाँ पर, आपको ये पता है ना कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैस की एडजॉर्प्शन, गैस की क्या एडजॉर्प्शन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, या जब आप टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे तो एडजॉर्प्शन इंक्रीज कर जाएगा, बात तो सही है, अपोजिट होता है टेम्परेचर का। अरे फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़े हो ना, टेम्परेचर बढ़ाएंगे एडजॉर्प्शन डिक्रीज होगा, पढ़े हैं ना हम लोग। चलो अब आ जाओ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 49 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है, फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आया तो लीनियर किसके बीच में होता है, एलन थीटा वर्सेस किसके बीच में, LNP, अरे नहीं पता आपको, इसके बीच में हम लोग क्या करते हैं, प्लॉट डायग्राम प्लॉट करते हैं, कैसे याद है आपको, इस तरह से यहाँ से, और यही तो होता था थीटा, यही तो होता था थीटा। क्लियर है यहाँ तक। और ये क्या होता था, ये होता था LNA होता था ये, ठीक है, देख लेना। और यहाँ पर क्या लेते थे हम लोग, किसके बीच में, और ये जो थीटा होता था यही होता था हमारा स्लोप, और यही होता था tan थीटा, और इसकी वैल्यू होती थी 1/n, पता है ना, ये 1/n। तो किसके बीच में ड्रॉ करते थे, LN थीटा और LNP के बीच में हम ये ड्रॉ करते हैं। फ्रेंडली एडजॉर्प्शन कैसे निकालते थे, के क्या होता था फ्रेंडली एडजॉर्प्शन, याद है आप, किसी बच्चे को बता दो जल्दी से, x/m = Kp1/n, यही होता था ना। और दोनों तरफ लॉग लगाते थे, तो के लॉग, ये आप कर लोगे तुम, हमें पता है, मैंने सोचा यहाँ पर टिक लगा दिया बी वाला, ठीक है।
लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोलता है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलो ब्रोनियन मोमेंट। अब ब्रोनियन मोमेंट क्या होता है प्यारे बच्चों, आपको पता है कि अब जब पार्टिकल, सही बात है, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर बढ़ा होगा तो पार्टिकल की मोशन बढ़ जाएगी, घट जाएगी, काइनेटिक एनर्जी प्रॉपर्टी, और इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट वेव, ये इससे इंडिपेंडेंट होता है, कितना भी लाइट हो जाए क्या हो जाए उससे उसको कोई मतलब नहीं है। इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ ऑफ द लाइट, वेवलेंथ से कोई मतलब ब्रोनियन मूवमेंट को नहीं होता। ब्रोनियन मूवमेंट को टिंडल इफेक्ट को होता है, टिंडल इफेक्ट को होता है। कब टिंडल इफेक्ट शो करेगा, उसमें वेवलेंथ दिया जाता है कि टिंडल इफेक्ट शो करने के लिए जो वेवलेंथ है लाइट की वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होनी चाहिए जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उसके डायमीटर के अराउंड, ठीक है, वो टिंडल इफेक्ट में होता है। ब्रोनियन मूवमेंट में जरूरी नहीं है, तो ब्रोनियन में इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर है, तो ये सभी क्वेश्चंस हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया। सभी बच्चे मेहनत करें, इस बार इसको एक बार चेक करें, फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो आप हमें पूछें। ओके बच्चे, गॉड ब्लेस यू ऑल।